तो जो सबसे बड़ी जीवा होगी, यानी जो केंद्र से होकर गुजरेगी, उस जीवा को हम क्या कहते हैं? व्यास यानी डायमीटर कहते हैं। तो अगर हम ऐसे वृत्त बनाए और कोई जीवा जो इसके केंद्र से होकर गुजर रही है, तो दो चीजें आपको बताया गया था कि अनेकों जीवा व्यास आप खींच सकते हो, अनगिनत डायमीटर आप खींच सकते हो। उसके बाद जो सबसे बड़ी जीवा होगा वो केंद्र से होकर गुजरेगी और उसे ही हम लोग व्यास कहते हैं। ठीक है, ये सारी बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो। नहीं, क्लास सर जी मॉर्निंग में। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, कोई भी क्लास मॉर्निंग में नहीं हो रही है? आवाज नहीं आ रही है, एक बार लेफ्ट करके जल्दी से ज्वाइन करोगे, आवाज जाने लगेगी। जाने लगेगी। सभी को आवाज सभी जा को रही है। आवाज जा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, और ये सर आवाज क्वेश्चन। नहीं आ रही ना, कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा, किसी को, सभी लोग बताएंगे आवाज जा रही है या नहीं जा रही है? यस चैट। सर, आवाज आ रही जा रही है सर, जा रही है। है सर, आ सर आ रही रही है, है। जा रही है। माइक सभी लोग माइक बंद सभी रखो। लोग बंद रखो। माइक बंद माइक रखेंगे। बंद रखेंगे। चैट में लिखकर बताओगे। ठीक है। जब कभी भी अगर आवाज नहीं जाए तो एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन हो जाओगे। नेटवर्क इशू के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि आवाज नहीं जाती है। और अभी चैट बंद है। यह क्वेश्चन पिछले क्लास पे आधारित क्वेश्चन है, इसको आपको पोल सेक्शन में जाकर ही आंसर करना है। चलो देखो, अगर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगर सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? चलो, काफी आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पिछले क्लास में पढ़ाया गया था। अगर सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है। तो पोल सेक्शन में जाओगे और पोल सेक्शन में आंसर करोगे। चलो, 5 सेकंड और रुक रहे हैं। 5 सेकंड में पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब समझते हैं, है ना। और अब चैट भी ओपन है। अगर किसी भी रीजन से आप पोल में आंसर नहीं कर पाए हो तो आप चैट में अब जाकर आंसर दे सकते हो। देखो क्या बोला गया है। आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो आपको यह बताया गया था पिछले क्लास में, और अभी भी रिवीजन जब मैं करवा रहा था तो आपको बताया गया, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होगी उसे ही हम वृत्त का व्यास कहते हैं। तो बिगेस्ट कॉर्ड को क्या कहते हैं? डायमीटर। तो हमें क्या दिया हुआ है? व्यास की ही लंबाई दे रखी है। ठीक है, सीधे ना लिख के, आपको व्यास ना लिख के लिखा गया है सबसे बड़ी जीवा की लंबाई। तो इसका मतलब क्या कहेंगे? व्यास की लंबाई ही 8 सेंटीमीटर दी गई है। और व्यास और त्रिज्या में आपको एक रिलेशन पढ़ाया गया था, है ना। व्यास और त्रिज्या में आपको रिलेशन पढ़ाया गया था कि व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? त्रिज्या बराबर, अच्छा, ये लिख सकते हो आप, व्यास जो होता है किसी भी वृत्त में त्रिज्या का 2 गुना होता है ना। ऐसा आपको पढ़ाया गया था। तो यहां से आप अगर व्यास का मान रख दो 8 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू त्रिज्या। तो यहां से आप त्रिज्या का मान कैसे निकालोगे? 8/2 कर दोगे तो यहां से आपका त्रिज्या का मान निकल जाएगा। तो आप कहोगे, 2 से 8 को काटोगे 4 बार में कट जाएगा, तो त्रिज्या का मान 4 सेंटीमीटर होगा। तो इस वृत्त में त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। इतना ना करके आप बिना कॉपी पेन का यूज किए हुए भी आप बता सकते हो कि त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा होता है। तो अगर व्यास 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी, यानी आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ये समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, आवाज के बारे में मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर वाजिद राजा, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो एक बार जल्दी से लेफ्ट करोगे और ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, सर ये आपकी समझ। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, काफी बच्चों को नहीं आ रही सर है क्या? आवाज नहीं आ रही है सही से। नहीं सर। चैट में लिखोगे। सर जी आवाज नहीं आ रही। चैट में लिखोगे, चैट में लिखोगे। सर, आ रही है। सर मेरे सर को जी भी। बिल्कुल साफ साफ आवाज आ रही है। अच्छा, चैट में जिसको भी आ रही है वाई लिखोगे, जिसको नहीं आ रही है वो एन लिखेंगे। जिनको आ रही है वाई लिखो, और जिसको नहीं आ रही है वो एन लिखोगे।
ठीक है। देखो ज्यादातर बच्चे वाई लिख रहे हैं, मतलब सभी को आवाज तो जा रही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको आवाज नहीं जा पा रही हो, है ना, तो हो सकता है नेटवर्क इशू के कारण ऐसा हो। तो आप लोग यही कर सकते हो, एक बार लेफ्ट करोगे और जल्दी से रिज्वाइन कर लोगे तो हो सकता है कि आवाज जाने लगे। हमारे तरफ से अगर नेटवर्क का कोई इशू होता है तो हमें पता चल जाता है ना। तो एक बार लेफ्ट होके ज्वाइन हो जाओ, आवाज जाने लगेगी। चलो, तो आगे बढ़े। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा, है ना। ये समझ में आया? तो यह तो था पिछले क्लास पे आधारित एक क्वेश्चन, है ना, ये चीज हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो अब शुरू करते हैं आज की पहली टॉपिक, आज हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो हमें पढ़ना है चाप। चाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। चाप को आर्क कहते हैं। अब दो तरह के चाप होते हैं, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क, यानी दीर्घ चाप और लघु चाप। ठीक है, तो लघु चाप और दीर्घ चाप समझने के पहले हम लोग ये देखते हैं कि चाप होता क्या है, उसके बाद देखेंगे कि दीर्घ चाप क्या होता है और लघु चाप क्या होता है। चलिए, तो क्या लिखा गया है? दो बिंदु के बीच वृत्त के भाग को क्या कहते हैं? चाप यानी आर्क कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक वृत्त दिख रहा होगा। अगर हम इस वृत्त पर दो बिंदु ले रहे हैं, ठीक है, कहाँ लेंगे? इस वृत्त पर ही दो बिंदु ले रहे हैं। ठीक है, तो एक बिंदु लिया गया P, ये वाला आपको दिख रहा होगा। दूसरा बिंदु Q, यह बिंदु है। अब देखो, बिंदु P और Q के बीच वृत्त के भाग को हम चाप कहेंगे अगर हम P और Q को मिला दें। अच्छा, कोई एक बच्चा है जिसका माइक ऑन है, सोनी कुमारी के नाम से जो बच्चा है। चलो, तो अगर सर पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं क्या? कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं, और मैं बार बार बोल रहा हूँ सर जी आपको कुछ कोई भी सुनाई नहीं दे क्वेश्चन हो, रहा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप चैट में लिखोगे। अगर आवाज नहीं आ रही है किसी को भी तो एक बार लेफ्ट करे एंड फिर से ज्वाइन हो जाए। ठीक है, अगर किसी को आवाज नहीं आ रही है तो एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन हो जाए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अगर मैं P और Q को मिला दूं, दो बिंदु कहीं पर भी ले सकते हैं, P और Q को मिला दूं, तो इस भाग को आप क्या कहोगे? PQ को आप जीवा कहते हो, है ना, ये लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे? PQ को जीवा कहते हैं। अब देखो, लेकिन PQ जो है वृत्त का कोई भाग नहीं है। अब अगर मैं इस भाग की बात करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस भाग की बात करूं, ये जो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, तो इस भाग को हम क्या कहते हैं? यह वृत्त का ही भाग है, वृत्त का एक टुकड़ा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम चाप कहेंगे। ये समझ में आया चाप किसे कहते हैं? अगर हम कोई भी वृत्त ले तो वृत्त का ही एक टुकड़ा होगा। ठीक है, तो अगर हम कोई दो बिंदु वृत्त पर कहीं पर भी बना ले, ठीक है, एक बिंदु ये और दूसरा बिंदु ये, तो ये जो वृत्त का ये भाग है, तो इस भाग को क्या कहेंगे? इस भाग को हम चाप कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, उसी तरीके से जो ऊपर की तरफ भी भाग दिख रहा है, इस वाले भाग को भी हम क्या कहेंगे? इसे भी हम चाप कहेंगे। ठीक है, तो दोनों चाप है। इस वाले भाग को भी हम क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। चाप समझ में आया? आर्क किसे कहते हैं? मतलब वृत्त का ही एक टुकड़ा होगा। और समझो, अगर मैं एक वृत्त ऐसे बनाऊं, अगर हम इसे कहीं से, मान लो ये जो वृत्त है कोई भी तार या, अच्छा कोई भी अगर माइक, अगर किसी का ऑन है तो माइक बंद कर दे पहले। चलो, तो अगर ये वृत्त मान लो किसी तार का बना हुआ है, अब अगर हम यहाँ यहाँ से इसे काट दें तो आपको दो टुकड़े दिखेंगे, एक टुकड़ा बड़ा सा दिखेगा और दूसरा टुकड़ा ऐसा छोटा सा दिखेगा। तो इन दोनों ही भाग को, नहीं, दोनों पॉइंट को ज्वाइन नहीं करना है। अगर इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दोगे तो ये जो रेखाखंड है इसे तो हम जीवा कहते हैं। जीवा के बारे में तो लास्ट क्लास में ही पढ़ लिया। ठीक है, जीवा तो समझ गए कि जीवा क्या होती है। अब वृत्त के भाग को देखो, अब इस भाग को अगर हम बोले तो इस टुकड़ा और इस टुकड़ा, मतलब वृत्त का ही जो टुकड़ा है उसे ही हम चाप कहते हैं। ठीक है, अब चाप देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दो तरह का हो सकता है ना, एक बड़ा और एक छोटा। अगर हम कोई भी वृत्त में कोई भी दो बिंदु ले, इस वृत्त पर हम दो बिंदु ले रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो एक भाग मुझे दिख रहा है छोटा और एक भाग मुझे दिख रहा है बड़ा। बोलो हाँ या ना, है ना। एक भाग मुझे दिख रहा है बड़ा और एक भाग दिख रहा है छोटा। इस वृत्त में कोई भी चाप वृत्त को दो भाग में बांटेगा, एक छोटा भाग होगा और एक बड़ा भाग होगा। तो छोटा जो भाग होगा उसे हम लघु चाप कहते हैं और जो बड़ा भाग होगा उसे हम दीर्घ चाप कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको इस फिगर में दिख रहा है
नीचे की तरफ जो दिख रहा है ये वाला, ये जो भाग आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, तो इस भाग को हम क्या कहेंगे? क्योंकि ये छोटा भाग है तो इसे हम लघु चाप कहेंगे, है ना, इसे हम लघु चाप कहेंगे, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइनर आर्क कहते हैं। ठीक है, माइनर आर्क कहते हैं। अगर बड़े वाले भाग की बात की जाए, जो भाग बड़ा है, ठीक है, ऊपर वाला भाग आपको दिख रहा होगा कि यह बड़ा भाग है, ठीक है, तो जो बड़ा वाला भाग दिखेगा उसे हम दीर्घ चाप कहते हैं, है ना, इसे हम दीर्घ चाप कहते हैं। हिंदी इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेजर आर्क। ये सारा चीज समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। छोटे भाग को लघु चाप, बड़े भाग को दीर्घ चाप कहेंगे। कोई भी चाप वृत्त को दो भागों में बांटेगा। बड़े भाग को क्या कहेंगे? बड़े भाग को दीर्घ चाप कहेंगे यानी मेजर आर्क। छोटे भाग को क्या कहेंगे? लघु चाप यानी माइनर आर्क। ठीक है, आप ये बताओगे, अगर मैं कोई एक वृत्त बना रहा हूं, अब इस वाले भाग को आप क्या कहोगे? अगर मैं यहां पर इस भाग को बता रहा हूं, ठीक है, इसे मैं एक्स वाई नाम दे दिया, तो एक्स वाई को आप क्या कहोगे? लघु चाप या दीर्घ चाप? ये बताओगे, एक्स वाई को आप लघु चाप बोलोगे या दीर्घ चाप बोलोगे? लघु चाप बोलेंगे यानी माइनर आर्क बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, कभी भी अगर लघु वर्ड दिखे, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी आपको अगर लघु वर्ड दिखे तो लघु के लिए माइनर यूज होता है, और ये छोटे को रिप्रेजेंट करता है। छोटे भाग को लघु यानी माइनर से रिप्रेजेंट करेंगे। कभी भी आपको दीर्घ वर्ड दिखे तो दीर्घ को मेजर लिखते हैं और इसे बड़े भाग को दिखाता है, तो बड़े भाग के लिए दीर्घ यूज करेंगे, मेजर यूज करेंगे। छोटे भाग के लिए लघु यानी माइनर यूज करेंगे। तो मेजर और माइनर आर्क का मतलब क्या हुआ? लघु चाप और दीर्घ चाप। लघु चाप छोटे भाग को कहेंगे और बड़े भाग को दीर्घ चाप कहेंगे। इतना चीज समझ में आ गया? अब देखो, अगर आप लघु चाप और दीर्घ चाप को पहचान लिए, ठीक है, कि होता क्या है, ये तो समझ में आ गया। अब इसका नाम कैसे देंगे? अगर मुझे ये बताना हो कि मैं इस वाले भाग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले भाग को जो लघु चाप आपको दिख रहा है, इस भाग की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप किस तरीके से इसे दिखाओगे? लिख के कैसे दिखाओगे? अगर मैं पी क्यू लिख दूं तो पी क्यू लिखना सही होगा क्या? पी क्यू लिखना लघु चाप के लिए पी क्यू लिखना सही होगा या गलत होगा? आप ये बताओ। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते। अगर पी क्यू लिख दोगे, ध्यान से सुनना, ये सारी चीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसी में आप कंफ्यूज हो, छोटी छोटी चीज है लेकिन आपको ध्यान देना है। अगर आप पी क्यू लिख दोगे तो पी क्यू का मतलब क्या हुआ? पी क्यू का मतलब तो ये जीवा हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू का मतलब ये जीवा हो जाएगा। अगर मैं पी क्यू लिख रहा हूं तो पी क्यू तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा कि जीवा को हम पी क्यू लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, तो पी क्यू को आप क्या कहोगे? इसे हम जीवा कहेंगे। तो आप चाप को कैसे लिखोगे? तो चाप को लिखने के लिए देखो, एक सिंबल है, एक चिन्ह है, हम पी क्यू लिख के उसके ऊपर एक ऐसा चिन्ह बनाते हैं। ठीक है, पी क्यू लिखोगे, कोई भी दो बिंदु का नाम दे दोगे और एक ऐसा चिन्ह बनाओगे। तो ये चिन्ह का मतलब क्या हुआ? इस चिन्ह का ही मतलब होता है कि यह चाप को दर्शा रहा है, आर्क को दर्शा रहा है, वृत्त के किसी भाग को दर्शा रहा है। ये समझ में आया? कभी भी अगर मैं एक वृत्त बना दूं, ठीक है, इस तरीके से एक वृत्त बनाया गया, अब यहाँ पर कोई भी दो बिंदु हम ले रहे हैं, एक बिंदु एक्स और दूसरा बिंदु वाई। ठीक है, अब अगर मैं इस भाग की को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, इस जो काले कलर का भी दिखाया जा रहा है, इस भाग को दिखाना है, तो आप कैसे लिखोगे? एक्स वाई तो लिखोगे, एक्स वाई लिखने के बाद इस तरीके से एक चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, तो अपनी कॉपी में भी इस तरीके से बना के आप लिख लो ताकि आपको याद रहे। तो इस तरीके का जो चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब हुआ कि यह एक चाप को दर्शा रहा है, कोई जीवा को नहीं दर्शा रहा। ठीक, अब ध्यान से देखें, अब अगर मैं बोलूँ ठीक है, अगर मैं इस तरीके से लिख दिया तो आप बोलोगे ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पी क्यू लिख दिया तो बिल्कुल सही बात है, यह एक चाप को दर्शा रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि यह जो पी क्यू है यह दीर्घ चाप है या लघु चाप है? क्योंकि आप देख पा रहे होगे, पी क्यू लिखने का मतलब ये नीचे का भी भाग हो जा रहा है और पी क्यू या बड़े भाग को भी दर्शा रहा होगा, है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम बड़े वाले चाप की बात कर रहे हैं या छोटे वाले चाप की बात कर रहे हैं, मतलब दीर्घ चाप की बात कर रहे हैं या लघु चाप की बात कर रहे हैं, ये कैसे समझ में आएगा? तो इसका भी एक उपाय है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो, नाम देने के लिए क्या करते हैं, जब भी आपको दीर्घ चाप को दिखाना हो, ठीक है, कभी भी आपको अगर दीर्घ चाप को दिखाना है तो दीर्घ चाप के ऊपर एक बिंदु बनाओगे। ठीक है, मान लो यहाँ पर एक बिंदु बना लिया गया आर, ठीक है, एक बिंदु आर बना लिया गया, तो दीर्घ चाप को दिखाने के लिए आप ऐसे लिखोगे पी आर क्यू और इस तरीके से एक चिन्ह लगा दोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? यह दीर्घ चाप को दिखा रहा है। यह किसे दिखा रहा है? यह
दीर्घ चाप यानी मेजर आर्क को दिखा रहा है। ये समझ में आया या नहीं आया? कभी भी आपके एग्जाम में दिया जाएगा तो बिंदु आर बना के दिया जाएगा, या अगर बिंदु आर नहीं बनाया गया तो आप खुद एक बिंदु बनाओगे और फिर दिखाओगे कि पी आर क्यू जो है यह दीर्घ चाप है। ये समझ में आया? तो कभी भी दीर्घ चाप दिखाने के लिए देखो यहाँ क्या लिख रखा है, दीर्घ चाप को दिखाने के लिए एक बिंदु बनाते हैं, दीर्घ चाप पे कोई भी एक बिंदु बना लेंगे, और बिंदु बनाने के बाद पी आर क्यू लिखने के बाद इस तरीके से लिखेंगे, इसका मतलब यह एक दीर्घ चाप है। अगर मैं कोई एक दूसरा उदाहरण लूं, अगर एक वृत्त यहाँ बनाया गया, यहाँ पर दो बिंदु है एक्स और वाई, ठीक है। अब आपको दिखाना क्या है, यह वाले भाग को दिखाना है, दीर्घ चाप को आपको दिखाना है। तो आप क्या करोगे, यहां पर एक बिंदु आप जेड बनाओगे और लिखोगे एक्स जेड वाई, और एक्स जेड वाई लिखने के बाद इस तरीके से बनाओगे, तो यह एक दीर्घ चाप को दिखा रहा है, ठीक। इसी तरीके से अगर मुझे लघु चाप को दिखाना हो, अगर हमें इस वाले पार्ट को लघु चाप को दिखाना है, तब हम सीधे सीधे पी क्यू लिख के इस तरीके से लिख देंगे। तो पी क्यू, ध्यान से देना, लघु चाप दिखाने के लिए आपको कोई भी बीच में बिंदु लेने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे अगर पी क्यू लिखकर इस तरीके से दिखा रहे होगे, इसका मतलब है कि आप लघु चाप की बात कर रहे हो। दीर्घ चाप में ही आपको एक बिंदु बनाकर तीन बिंदु दिखाना पड़ता है। ये समझ में आया? तो कभी भी आपको लघु चाप दिखाना हो तो पी क्यू लिखा हुआ है, पी क्यू लिखकर हमें सिर्फ इस तरीके से लिखा गया, इसका मतलब हम छोटे वाले भाग की बात कर रहे हैं, लघु चाप की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक बार जल्दी से देख लो, अगर मैं एक वृत्त बना रहा हूं, इसमें कोई भी दो बिंदु बना रहे हैं, सारी चीज हम यहाँ पे देख ले रहे हैं। यहाँ पर दो बिंदु बना रहे हैं, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, और इस बिंदु का नाम दे रहे हैं एक्स वाई। अब बताओ, अगर मैं एक्स वाई लिख दूं इस तरीके से, तो ये लघु चाप है या दीर्घ चाप है? अगर लघु चाप है तो एल लिखो, और दीर्घ चाप है तो डी लिखो। ये बताओ, अगर मैं एक्स वाई लिख रहा हूं तो ये लघु चाप है या दीर्घ चाप है? बिल्कुल सही है कि लघु चाप है। अब दीर्घ चाप के लिए क्या करेंगे, अगर मुझे इस भाग की बात करनी हो, ठीक है, अगर मुझे ये दीर्घ चाप को दिखाना हो, तो दीर्घ चाप के लिए एक बिंदु यहां पर बना देंगे, मान लो कोई बिंदु जेड लिख दिया। अब उस भाग को हम लिखेंगे एक्स जेड वाई, और ये देना नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये चिन्ह का मतलब ये दीर्घ चाप को दिखा रहा है ना। इतना बात समझ में आ गया तो आप यस लिख के बताओगे। ये सारी चीज समझ में आ गया, ठीक है। ये सारी चीज, अच्छा। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर दोनों ही चाप बराबर हो जाए, अगर लघु चाप और दीर्घ चाप दोनों ही बराबर हो जाए, ये तो मुझे पता है ना कि अगर कोई भी वृत्त में दो बिंदु ले तो एक भाग छोटा होगा और एक भाग बड़ा होगा, तो छोटे भाग को लघु चाप और बड़े भाग को दीर्घ चाप यानी माइनर आर्क और मेजर आर्क बोल दिए। लेकिन अगर दोनों ही भाग बराबर हो जाए तो क्या करेंगे, देखो यहाँ क्या लिखा है, यदि वृत्त के दोनों ही चाप बराबर है तो अब वहां पर हम लोग लघु चाप और दीर्घ चाप यानी माइनर आर्क और मेजर आर्क वर्ड का यूज नहीं यूज करते। उस केस में हम लोग अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल करते हैं। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि इस वाला चाप, ये ऊपर का, यह भी तो एक चाप है, वृत्त का ही एक भाग है, और ये नीचे का भाग, ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर हो जाए, तो इस केस में हम इस वाले भाग को क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। इसे हम लघु या दीर्घ चाप नहीं कहेंगे, ठीक है। ये समझ में आया या नहीं आया बताओ? इसे हम अर्धवृत्त कहते हैं। ये आ गया समझ? वाई एन, चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया तो अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आपको पता है क्वेश्चन होल सेक्शन में ही करना है, कोई भी चैट में नहीं लिखेगा। चलो, तो इस काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें बस आपको ये बताना है कि जो एल एम है, यह एल एम दीर्घ चाप है या लघु चाप है, ठीक है। और आंसर पोल सेक्शन में ही करोगे। चलो पोल सेक्शन में जाओ और आंसर करो। काफी आसान है, 5 सेकंड और है आपके पास। अच्छा, किसी एक बच्चे की तरफ से बार बार माइक ऑन हो रहा है। चलो 5 सेकंड और है, 5 सेकंड में पोल को मैं एंड करूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब चैट भी ओपन है, अब चैट में अब जाकर आंसर भी लिख सकते हो। चलो, अगर एल एम की बात की गई, ठीक है, तो आपको पता है ये एक छोटा सा भाग दिख रहा है ना, यह एक छोटा सा भाग दिख रहा है, और हम एल एम लिख के इस तरीके से अगर लिखे हैं तो यह एक लघु चाप की बात की जा रही है, मतलब
वृत्त का छोटा सा भाग जो होगा दो बिंदु के बीच, अगर हम वृत्त पर कोई भी दो बिंदु बनाते हैं, ठीक है, वृत्त पर कोई भी दो बिंदु बनाते हैं, तो ये जो छोटा वाला भाग होगा उसे हम लघु चाप कहते हैं और बड़े वाले भाग को दीर्घ चाप कहते हैं। तो एलएम आपको छोटा सा भाग है तो इसे हम लघु चाप कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा अमरजीत, आप माइक ऑन करके बताओ आपका क्या डाउट है, मेजर आर्क में क्या डाउट है? सर आपने वो जो थर्ड पॉइंट लिया था वो उस हिसाब से तो फिर 3 पॉइंट हो जाएंगे ना टोटल सर्कल पर। हाँ 3 पॉइंट हो जाएंगे। देखो अगर मैं कोई एक वृत्त बना रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन होगा तो बताना। चलो यही वाला वृत्त देख लो, ठीक है, यह वृत्त देख लो। अगर मुझे इसमें दीर्घ चाप को दिखाना है तो ये तो आपको पता है कि ये वाला दीर्घ चाप होगा, हाँ या ना बताओ, ये वाला जो भाग है यह दीर्घ चाप होगा ना? यस सर। ठीक है, अब इस दीर्घ चाप को आपको दिखाना है तो आप कैसे लिखोगे? अगर हम एलएम लिख रहे हैं तो इसका मतलब तो लघु चाप की बात की जा रही है। तो दीर्घ चाप आपको दिखाने के लिए एक बिंदु यहाँ पर बनाना होगा और इसका कोई भी आप नाम रख दो, मान लो ए रख दिए। तो आपको 3 बिंदु ही लेना होता है दीर्घ चाप को दर्शाने के लिए, ठीक है। भाग तो देखो यह पूरा जो भाग है वो बिंदु एल और बिंदु एम के बीच का ही भाग है। ध्यान से सुनो, यह बिंदु एल और एम, अच्छा माइक बंद कर दो अपना, बिंदु एल और एम के बीच का ही भाग है। लेकिन बस इसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बिंदु ए बनाते हैं और फिर इसको लिखते हैं एल ए एम, ठीक है। भाग वो दो बिंदु के बीच का ही है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, ऐसे आपको लिखने का तरीका है। अदरवाइज अगर इस तरीके से नहीं लिखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि हम दीर्घ चाप की बात कर रहे हैं या लघु चाप की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी था, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया ना। तो अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। फिर से एक क्वेश्चन है, चाप पर ही आधारित है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग पोल सेक्शन में जाओगे और पोल सेक्शन में ही आंसर करोगे। चलो, तो पीआरएस जो कि एक दीर्घ चाप है, तो पीआरएस दीर्घ चाप है, तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे? लिखने का तरीका क्या है? ऑप्शन ए बी सी या डी। काफी आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड का समय है आपके पास। 10 सेकेंड में पोल को मैं एंड करूंगा। ये सारे क्वेश्चन में कुछ भी आपको सॉल्व नहीं करना है, बस आप देख के आंसर कर सकते हो, है ना। काफी आसान क्वेश्चन है ये सारे। 5 सेकेंड और है। 5 4 3 2 1। चलिए, अब देखो, अगर हम कहें पीआरएस क्या है, एक दीर्घ चाप है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेजर आर्क है पीआरएस, तो आप इसे दर्शाओगे कैसे? आपको अभी अभी बताया गया किसी भी चाप को दर्शाने के लिए ऊपर में किस तरीके से चिन्ह लगाते हैं, यही बताता है कि ये चाप है। अब अगर दीर्घ चाप है तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले भाग की बात की जा रही है ना, ये जो भाग आपको दिख रहा है इस भाग की आपसे बात की जा रही है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस पे एक बिंदु आर बना के भी दिखाया गया। हमेशा आपके एग्जाम में इस तरीके से बिंदु बना के दिया रहेगा, और नहीं बना के दिया गया तो आपको बनाना होगा। तो आप लिखोगे पी आर एस और ऊपर में एक इस तरीके से चिन्ह बनाओगे, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अच्छा पीएस क्यों नहीं होगा? अगर हम पीएस लिख दें तो पीएस का मतलब क्या होगा? इस वाले भाग की बात कर रहे हैं, यानी लघु चाप हो जाएगा। तो हमारा आंसर ए नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। सी और डी तो साफ दिख रहा है कि सी और डी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ एक बिंदु दिखाया गया है ना। ये समझ में आया या नहीं आया? ये बताओ, समझ में आया या नहीं आया? ये हमारा आंसर ऑप्शन बी क्यों होगा? सर चार्ट ओपन कर। अच्छा चैट बंद है क्या? चैट ओपन है, अब बताओगे, अब बताओगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब अगर समझ में आ गया पीआरएस को हम दीर्घ चाप कहते हैं, तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है देखते हैं, ठीक है। चाप के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो हमारा अगला चाप टॉपिक है वह है वृत्तखंड। जिस तरीके से वृत्तखंड को इंग्लिश में तो सेगमेंट कहते हैं, ये नाम आपको याद रखना है। वृत्तखंड को इंग्लिश में सेगमेंट कहते हैं। अच्छा फुलवाई के नाम से जो बच्चे हैं, ठीक है, तो वृत्तखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। सबसे पहले तो ये नोट करोगे, वृत्तखंड को इंग्लिश में सेगमेंट कहते हैं। दोनों ही नाम आपको पता होना चाहिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है। अब जिस तरीके से चाप दो तरह के होते हैं, लघु चाप और दीर्घ चाप, उसी तरीके से वृत्तखंड भी दो तरह के होते हैं, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड, ठीक है। अब लघु को हम अभी भी आपको बताया कि लघु को माइनर लिखते हैं और दीर्घ को मेजर लिखते हैं। और कहीं ना कहीं अभी आपको पता है लघु मतलब छोटा भाग
दीर्घ मतलब बड़ा भाग। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि सेगमेंट होता क्या है यानी वृत्तखंड होता क्या है। अच्छा, अब तक आपको क्या पता है? जीवा आपको पता है कि जीवा क्या होता है। चाप भी आपको पढ़ लिया, आपने चाप भी पढ़ लिया। जीवा लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी कि जीवा क्या होती है। चाप अभी आपको पढ़ाएगा कि चाप क्या होता है। अब देखो, कोई भी जीवा और चाप के बीच का जो भाग है उसे ही हम वृत्तखंड कहते हैं। देखो, अगर मैं कोई एक वृत्त बना रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से हमने एक वृत्त बनाया, यह क्या है, एक वृत्त। अब यहां हम एक जीवा बनाते हैं, ठीक है, एक जीवा इस तरीके से बनाया गया, ठीक है। तो इस भाग को आप क्या कहोगे? इस भाग को आप कहोगे यह हमारा जीवा है ना। ये आपको पता है, यह हमारा क्या है, जीवा है, ठीक है, पी क्यू, जिसे काले कलर से दिखाया जा रहा है। अब जो हरे कलर से दिखा रहा हूं, ये बताओ इसे आप क्या कहोगे? जो भाग आपको हरे कलर से दिख रहा है इसे आप क्या कहोगे? इसे हम चाप कहेंगे, यानी आर्क कहेंगे। अब चाप और जीवा के बीच के भाग को वृत्तखंड कहते हैं। ये सारी चीज आप ध्यान देना। ये जो भाग आपको दिख रहा है, इस भाग को हम क्या कहेंगे? इस भाग को हम वृत्तखंड कहेंगे। ये समझ में आया या नहीं आया बताओ? वृत्तखंड होता क्या है चैट में लिखकर बताओ। ये समझ में आ गया? वृत्तखंड बस कुछ नहीं होता, सिंपल सा एक जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र होता है, ठीक है। अब देखो, वृत्तखंड होते कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है वृत्तखंड होता क्या है। तो एक जीवा और चाप से बीच का क्षेत्र वृत्तखंड होता है, ठीक है। अब वृत्तखंड दो प्रकार के हो सकते हैं। कैसे कैसे? एक होगा हमारा दीर्घ वृत्तखंड, एक होगा लघु वृत्तखंड। एक होगा हमारा दीर्घ वृत्तखंड, एक होगा हमारा लघु वृत्तखंड, यानी माइनर सेगमेंट, और एक होगा मेजर सेगमेंट। अच्छा, अब इतना तो आपको पता है कि छोटे वाले जो भाग होगा, छोटा वृत्तखंड को क्या कहेंगे? माइनर आर्क, माइनर सेगमेंट कहेंगे, यानी लघु वृत्तखंड कहेंगे। जो बड़ा भाग होगा उसे दीर्घ वृत्तखंड यानी मेजर सेगमेंट कहेंगे, ठीक है। तो इस चित्र की आप अगर बात करो, तो ये जो आपको छोटा वाला भाग दिख रहा है नीचे की तरफ, इस भाग को आप क्या कहोगे? इस वाले भाग को हम लघु वृत्तखंड कहेंगे। इस वाले भाग को क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड, क्योंकि ये हमको साफ दिख रहा है कि यह तो छोटा वाला भाग है ना। अब इस वाले भाग को क्या कहोगे, जिसे मैं अभी हरे कलर से दिखा रहा हूं, ठीक है। इस वाले भाग को क्या कहोगे? इस वाले भाग को हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, है ना। इस वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? मेजर सेगमेंट कहेंगे और उसको माइनर सेगमेंट कहेंगे। तो ये ध्यान देना, जो बड़ा भाग होगा दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और जो छोटा भाग होगा उसे हम लघु वृत्तखंड कहेंगे, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इतना बात समझ में आया या नहीं आया, ये बताओगे? सर इसे भी लिखने का कोई होता है साइन? हाँ बता रहा हूँ, पहले इतना बताओ समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इस तरीके से कोई भी वृत्त बना दूं, कोई भी दो बिंदु ले ले, अगर हम इस तरीके से मिला दें एक्स वाई, अब इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर मैं लघु वृत्तखंड की बात करूं तो फिर से यहाँ पर एक बिंदु दे देते हैं, ठीक है। कहीं पर भी आप एक बिंदु दे दो, मान लो यहाँ पर एक बिंदु ए दे दिया गया, तो आप लिखोगे एक्स ए वाई, ठीक है। एक्स से वाई भी लिख सकते हो, एक्स ए वाई एक्स ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही तरीका है, ठीक है। ये समझ में आया? अगर हम इस तरीके से वृत्तखंड बना रहे हैं, इस बड़े वाले भाग को आपको लिखना है। आप इस बड़े भाग को कैसे लिखोगे? फिर से यहाँ पर एक्स लिखोगे, यहाँ पर वाई लिखा हुआ है, तो एक बिंदु यहाँ दे दो बी, तो आप इसे लिखोगे एक्स बी वाई। इससे पता चलेगा कि हम दीर्घ वृत्तखंड की बात कर रहे हैं। इतना समझ में आया? हमेशा डेफिनेशन में क्या कहोगे? जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम वृत्तखंड कहते हैं। छोटे भाग को लघु वृत्तखंड और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, यानी माइनर और मेजर सेगमेंट कहते हैं। उसके बाद एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से चाप अगर बराबर हो गए तो आप क्या कहा? आपने कहा कि वह एक अर्धवृत्त हो गया। उसी तरीके से अगर वृत्तखंड भी, दोनों वृत्तखंड बराबर हो जाए, अगर मैं एक सर्कल बना रहा हूं और कुछ ऐसा बन गया कि ये वाला वृत्तखंड और यह वाला वृत्तखंड दोनों ही बराबर हो जाए, तब हम लोग लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड की बात नहीं करेंगे, फिर हम क्या कहेंगे? यह एक अर्धवृत्त है, यानी सेमी सर्कल है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे? अगर वृत्तखंड दोनों ही बराबर हो जाए तो हम उसे वृत्तखंड ना कह के हम क्या कहेंगे? वह एक अर्धवृत्त हो गया। ये समझ में आया? सेमी सर्कल हो गया, ठीक है।
तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। सर ठीक है, फिर से बताना। फिर से क्या बताना, बताओ क्या नहीं समझ में आया? ये वाला। यही जो आपने अभी ठीक है, अगर दोनों ही वृत्तखंड, अभी अभी आपको बताया ना कि अगर मान लो एक किस तरीके से वृत्त बना रहे हैं, अगर इस छोटा सा भाग की बात की जाए, इस भाग की बात की जाए, तो इस भाग को आप लघु वृत्तखंड कहोगे, है ना। इस बड़े भाग को आप क्या कहोगे? इस बड़े भाग को आप दीर्घ वृत्तखंड कहोगे। लेकिन लघु और दीर्घ की बात तो आप तब करोगे ना जब एक भाग छोटा और एक भाग बड़ा हो। लेकिन अगर दोनों ही भाग बराबर हो जाए तो क्या करोगे? अगर मैं कह रहा हूं कि इस तरीके से कुछ बनाया गया कि दोनों ही वृत्तखंड बराबर हो, ये वाला भाग और ये वाला भाग। अच्छा, फुलवाई के नाम से जो भी बच्चा है, फुलवाई के नाम से जो भी बच्चा है, आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है, ये आपकी लास्ट वार्निंग है। अदरवाइज आपको क्लास से अब मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अगर दोनों ही वृत्तखंड बराबर हो जाए, अगर दोनों ही वृत्तखंड बराबर हो जाए, तो इस केस में हम उसे लघु वृत्तखंड या दीर्घ वृत्तखंड नाम बोल के उसे हम अर्धवृत्त कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया बताओ? ठीक है, यही बताया गया। यस सर। चलो, तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है? वृत्त की जीवा और उसके द्वारा बनाया गया वृत्तखंड के नाम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। चलो, चैट को मैं बंद कर रहा हूँ और पोल सेक्शन में आपको जाकर आंसर करना है। काफी आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको जीवा पहचानना है। आपको पता है कि जीवा और चाप के बीच के क्षेत्र को ही वृत्तखंड कहते हैं। देखो कि कौन सा जीवा है और कौन सा वृत्तखंड है यहाँ पर। अच्छा, माइक कोई नहीं ऑन करेगा। काफी कम आंसर है। ध्यान से देखो कि कौन सा इसमें जीवा है और कौन सा वृत्तखंड है। 10 सेकेंड और है। 10 सेकेंड में मैं पोल को एंड करूंगा। ये सारे क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है। चलो, 5 सेकेंड और है। 5 सेकेंड में पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब देखते हैं। अच्छा, अब चैट भी अब ओपन है, अब चैट में भी आंसर कर सकते हो। देखो, यहाँ क्या गया? वृत्त का जीवा और उसके द्वारा बनाया गया वृत्तखंड के नाम आपको पहचानने थे। अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो यहाँ पर ए बी लिखा गया है। तो अगर ए बी की बात की जाए तो आपको दिख रहा होगा ए बी जो है या तो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है ना। तो अगर वृत्त के केंद्र से जा रही है तो यह एक व्यास होगा। ध्यान से सुनते जाइएगा, यह एक व्यास होगा। व्यास के बारे में लास्ट क्लास में आपको बताया गया कि व्यास जो होगा वृत्त को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो अगर दो बराबर भागों में बांट रहा है तो ये वाला भाग, ध्यान से देखिएगा, ये नीचे का भाग और ये पूरा ऊपर का भाग, ये ऊपर का भाग, ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इस केस में हम इसे वृत्तखंड ना कह के हम इसे अर्धवृत्त कहेंगे। ठीक है, तो ए बी एफ ई जो आपको एरिया दिख रहा है, यह भाग हमारा क्या होगा? यह भाग हमारा अर्धवृत्त होगा। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए तो सही नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही नहीं होगा क्योंकि ए बी हमारा क्या है? व्यास है और ए बी एफ ई क्या है? वृत्त। ये हमारा अर्धवृत्त है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में ई एफ की बात की गई है, तो ई एफ जीवा है या नहीं? चैट में लिख के बताओ, ई एफ जीवा है या नहीं है? जीवा आपको पहचानना था ना, गॉड। तो ई एफ को आप देखोगे बिंदु ई भी इस वृत्त पर है, एफ भी वृत्त पर है, तो ई एफ को क्या कहेंगे? हमारा जीवा है। ठीक है, अब इस भाग को क्या कहोगे? इस भाग को आप वृत्तखंड कहेंगे, नीचे वाले भाग को भी और ऊपर को भी कहेंगे। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन में लिखा गया ई एच एफ जी, तो हमारा ई यहाँ पर है, एच बिंदु यहाँ पर है जो पता चल रहा है ये है, एफ बिंदु ये है और जी बिंदु यहाँ पर कुछ है। ठीक है ना, तो इस भाग को आप ई एच एफ जी करके लिखा गया है ना। तो हम कहेंगे ई एच एफ जी क्या है? ई एच एफ जी हमारा इस जीवा द्वारा, मतलब जीवा और ये चाप द्वारा बनाया गया भाग है और इसे हम वृत्तखंड कहेंगे। या
ज्यादा डिटेल में पूछा जाए तो हम कहेंगे इसे लघु वृत्तखंड कहेंगे। तो यही हमारा वृत्तखंड हुआ और यही हमारा आंसर भी सही आंसर होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। एडी को देखोगे तो एडी तो हमारा क्या है? यह एक चाप है ना। एडी हमारा जीवा नहीं है, तो यह तो आंसर नहीं हो सकता। और बीसी को भी आप देखोगे तो बीसी भी एक चाप है, यह एक जीवा नहीं है, तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। ये समझ में आया ना? ये हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है, अब हमें त्रिज्यखंड को पहचानना है। देखो अब तक आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने जीवा को पहचानने के लिए सीखा, है ना। सबसे पहले आप जीवा पढ़े, ये लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी। फिर आप चाप सीखे कि चाप किसे कहते हैं। चाप दो तरह के होते हैं, दीर्घ चाप, लघु चाप। उसी तरीके से फिर से आपने पढ़ा वृत्तखंड, है ना। वृत्तखंड भी दो तरह के होते हैं, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है हमारा त्रिज्यखंड, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्टर। सबसे पहले तो ये दोनों नाम अपने कॉपी में लिखोगे, क्योंकि दोनों ही नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो त्रिज्यखंड को क्या कहते हैं? सेक्टर। अब पहले समझ लेते हैं कि सेक्टर क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि मेजर सेक्टर क्या होता है और माइनर सेक्टर क्या होता है। इतना आपको पता चल ही गया होगा कि छोटे भाग को माइनर सेक्टर बोलेंगे और बड़े भाग को मेजर सेक्टर बोलेंगे, यानी दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, चलो अब देखो क्या लिखा गया। केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम एक वृत्त बनाए, ठीक है, आपको यहां दिख रहा होगा एक वृत्त। अगर मैं एक वृत्त बनाऊं तो आप सबसे आसान तरीका से ऐसे याद रखना, दो त्रिज्या, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे भाग को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या बोला? दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो यहां पर मैं कोई भी दो त्रिज्या बना दूं, वृत्त का केंद्र से वृत्त तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। एक त्रिज्या आपको दिख रहा होगा ये वाला, दूसरा त्रिज्या ये दिख रहा है। मतलब इन दोनों को आप क्या कहोगे? इस वाले भाग और इस वाले भाग, इन दोनों भाग को आप क्या कहोगे? त्रिज्या कहोगे, है ना। इसे भी आप त्रिज्या कहोगे और इसे भी त्रिज्या कहेंगे। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं और आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीज बताई जा चुकी है। अब दो त्रिज्या हो गया और इसके बीच का चाप अगर हम ले लें, ये चाप, तो इसके मध्य जो क्षेत्र आपको दिख रहा होगा अभी, तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं? इस वाले भाग को हम त्रिज्यखंड कहेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ? एक तरीका तो ये हुआ, क्या बोला गया? दो त्रिज्या और एक चाप के बीच के भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। अच्छा, केशव शर्मा के नाम का जो बच्चा है, काम हो लिया इसलिए मैंने आज रंग बिरंगी। चलो, तो दो त्रिज्या और एक चाप के बीच के भाग को त्रिज्यखंड कहेंगे। दूसरे तरीका से आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, है ना। अगर हम कोई भी एक चाप बना ले, ध्यान से देखना, अगर हम कोई भी एक चाप बना ले, चाप आपको पता है, इस वाले को आप क्या कहोगे? चाप, ठीक है। इस भाग को आप चाप कहोगे, जिसे मैं काले कलर का बना रहा हूं। अब इसको अगर हम दोनों ही चाप के दोनों ही सिरों को, ध्यान देखिए से सुनिएगा, चाप के दोनों सिरा को आप अगर केंद्र से मिला दो, अगर मैं इसे केंद्र से मिला दूं और इसे भी केंद्र से मिला दूं, ठीक है, तो इस भाग को क्या कहेंगे? इस भाग को हम त्रिज्यखंड कहेंगे। इतना समझ में आया या नहीं आया? इस भाग को हम त्रिज्यखंड कहेंगे। अच्छा, इसे त्रिज्यखंड कहेंगे क्या? अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, आप लोग बताओगे, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से एक वृत्त बनाऊं, ठीक है, अब अगर मैं इस वाले भाग की बात कर रहा हूं, इस वाले भाग को आप त्रिज्यखंड कहोगे कि नहीं कहोगे? जो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, इस वाले को त्रिज्यखंड कहेंगे या नहीं कहेंगे? देखो, इसे भी त्रिज्यखंड कहेंगे, यह भी त्रिज्यखंड है, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा। अब इसे त्रिज्यखंड क्यों कहेंगे? अगर इस भाग को भी आप देखो तो यह भाग क्या है? दो त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ है। देखो, दो त्रिज्या, यह भी क्या है? त्रिज्या है, और यह भी एक त्रिज्या है ना। और यह क्या है? यह वाले को आप चाप कहते हो, है ना। ये दीर्घ चाप होगा। ये वाला छोटा वाला जो भाग है, यह लघु चाप है, इसे आप लघु चाप कह रहे हो। और इस वाले भाग को आप क्या कहोगे? इस वाले भाग को आप दीर्घ चाप कहोगे, ठीक है। तो आप ये जो भाग के बारे में आपसे पूछ रहा हूं, यह भी एक त्रिज्यखंड है
है ना, इसे भी हम त्रिज्यखंड कहेंगे क्योंकि यह भाग भी जो है दो त्रिज्या और एक चाप से मिलकर घिरा हुआ है। ठीक है, ये और समझते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया कि त्रिज्यखंड कहते किसे है, दो त्रिज्या और एक चाप से मिलकर घिरे भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। अब अगर ये छोटा भाग है, त्रिज्यखंड कितने प्रकार के होंगे, त्रिज्यखंड भी दो प्रकार के होंगे, है ना, त्रिज्यखंड भी कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। कौन कौन, आप सभी को पता है, एक दीर्घ त्रिज्यखंड होगा और एक लघु त्रिज्यखंड होगा, है ना, यानी एक माइनर होगा और एक मेजर होगा। अब तक आपने इतना तो समझ लिया है कि लघु त्रिज्यखंड छोटे वाले भाग को बोलेंगे, यानी माइनर सेक्टर छोटे वाले भाग को बोलेंगे, और मेजर सेक्टर बड़े वाले भाग को बोलेंगे। ठीक है, त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं। अब ये जो छोटा वाला भाग आपको दिख रहा है, इस भाग को हम क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड। और ये जो बड़ा वाला भाग दिख रहा है, इस वाले बड़े वाले भाग को हम क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये जो बड़ा भाग आपको दिख रहा है, इस वाले भाग को क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है ना, इस वाले भाग को क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। और अगर छोटे वाले भाग की बात की जाए तो इस छोटे भाग को क्या कहेंगे, इस छोटे भाग को लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। अगर एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, ठीक है, चलो, जिसे मैं अभी हरे कलर से रंग रहा हूं, इस वाले भाग को आप क्या कहोगे, इस वाले भाग को आप लघु त्रिज्यखंड कहोगे या दीर्घ त्रिज्यखंड कहोगे, ये चैट में लिखकर बताओगे। अगर लघु है तो एल लिख दो और दीर्घ है तो डी लिख दो। ठीक है, लघु, ठीक है, माइनर। अब इस बड़े वाले भाग को क्या बोलोगे, इस भाग को आप क्या कहोगे, यह भी त्रिज्यखंड है ना, यह भी त्रिज्यखंड है क्योंकि ये दो त्रिज्या और एक चाप से ही घिर के बना हुआ है। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने थे, इसे हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। ठीक है ना, बड़े वाले भाग को दीर्घ दीर्घ त्रिज्यखंड यानी मेजर सेक्टर कहेंगे। ठीक है, चलो, इतना समझ में आ गया। अब इसको नाम कैसे देते हैं, अब नाम देने के लिए सीख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर नाम दूं ओ, ए, बी, ठीक है, तो अगर मैं दीर्घ लघु त्रिज्यखंड की बात करूं तो आप इस तरीके से लिखोगे, ओ से शुरू करोगे, जिस बिंदु से शुरू करोगे उसी बिंदु पे आपको खत्म करना है। ओ से शुरू किया, ओ से ए की तरफ गया, फिर बी की तरफ आया, फिर ओ लिख दिया। ओ ए बी ओ क्या है, एक लघु त्रिज्यखंड है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया, ओ ए बी ओ, फिर ए, फिर बी, और फिर से देखो, फिर से ओ लिखा, क्योंकि जिस बिंदु से शुरू करते हैं उसी बिंदु पर खत्म करते हैं। तब हम कहते हैं लघु त्रिज्यखंड की बात की जा रही है। फिर बीच में दीर्घ त्रिज्यखंड, कॉमा कहीं नहीं आएगा। ठीक है, ओ ए बी ओ, ये दीर्घ लघु त्रिज्यखंड की बात की जा रही है। ठीक है, अब देखो, अगर हम इस वाले भाग को दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां पर एक बिंदु ओ दे दिया, यहाँ एक बिंदु ए दे दिया, यहाँ बी दे दिया, और एक बिंदु कहीं पर यहाँ सी दे दोगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे ओ ए सी बी ओ, यहां ध्यान देना, जहां पर से शुरू हो रहा है वहीं पर खत्म होगा। इतना समझ में आया, ओ ए सी बी ओ, इसी तरीके से हम लोग इसका नाम देते हैं। इतना समझ में आया नहीं आया, चैट में लिखकर बताओ। सेक्टर होता क्या है, उसको नाम कैसे देते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यह भी काफी आसान सा क्वेश्चन है, पोल सेक्शन में जाओगे और पोल सेक्शन में जाकर ही सभी लोग आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में जाएंगे और पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है वृत्त की त्रिज्या, सबसे पहले तो आपको त्रिज्या पहचानना है, और त्रिज्या द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का नाम आपको देखना है। तो अभी अभी आपको नाम लिखने के लिए सिखाया गया था। तो ध्यान से देखो, कौन सा दो बिंदु, दो, इस ऑप्शन में दो त्रिज्या दी गई है। अगर आप इतना भी देख लोगे तो आप सही आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो देखना है दो त्रिज्या और उन त्रिज्या से बना हुआ त्रिज्यखंड किस वाले ऑप्शन में लिखा गया है। चलो 10 सेकेंड और है, 10 सेकेंड में पोल को एंड कर रहा हूँ, 10 सेकेंड में पोल को एंड करेंगे। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1।
देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, वृत्त के त्रिज्या और त्रिज्या से बनाए गए वृत्तखंड को पहचानना है। तो आप सबसे पहले ऑप्शन ए को देखो, तो एओ क्या है, एओ तो हमें ठीक है दिख रहा है कि हमें एक त्रिज्या दिया गया है, मतलब सेंटर और वृत्त के बीच की दूरी त्रिज्या होती है, तो एओ तो सेंटर है, सॉरी एओ क्या है, त्रिज्या है। डी त्रिज्या है क्या, तो डी को आप जब देखोगे तो कहोगे डी तो हमारा त्रिज्या है ही नहीं, डी तो हमारा एक जीवा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। ऑप्शन बी में भी देखो डी की बात की गई है, तो डी तो जीवा है, यह त्रिज्या नहीं है, तो बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। एओ क्या है, एओ हमारा त्रिज्या है, अभी अभी आपको बताया गया था, है ना, अभी अभी आपको बताया गया कि एओ क्या है, त्रिज्या है, एओ त्रिज्या है। ओबी क्या है, ओबी भी एक त्रिज्या है, ठीक है, ओबी भी हमारा त्रिज्या है। अब इन दोनों त्रिज्या और इन त्रिज्या से बना गया बीच का भाग, त्रिज्या और चाप के बीच के भाग को क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। तो इस वाले भाग को देखो, ए ओ बी सी ए, देखो जहां से शुरू हो रहा है, ए बिंदु से शुरू हो रहा है, तो ए बिंदु पर ही खत्म हो रहा है, तो इसको इसी तरीके से नाम देते हैं। सबसे पहले आ गया बिंदु ए, फिर आगे बढ़े तो बिंदु सी ओ मिला, ठीक है ना, बिंदु ओ मिला यहाँ पर, फिर बी आया, ए ओ बी, है ना, ए ओ बी, उसके बाद सी, तो ये बिंदु सी, और फिर से ए। तो इस वाले भाग की बात की जा रही है ना, तो इस वाले भाग को हम कैसे लिखकर दिखाएंगे, इस वाले भाग को ही हम लिख रहे हैं ए ओ बी सी ए, तो यह क्या है, हमारा त्रिज्यखंड है। हम कहेंगे ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, मतलब दो त्रिज्या और उन दोनों त्रिज्या से बनाया गया त्रिज्यखंड को ए ओ बी सी ए से लिख सकते हैं। ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ए सी और बी सी जो है, ना ही ए सी और ना ही बी सी कोई भी त्रिज्या है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ये समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताएंगे, ये समझ में आया या नहीं आया, काफी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। और हमेशा याद रखना, कभी भी अगर लघु की वर्ड की बात की जाए, कभी भी लघु दिया गया तो आप माइनर लगा दोगे, कभी भी दीर्घ दिया गया तो आप मेजर लगा दोगे, लघु मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है। चलिए, तो अगला टॉपिक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हमारा सरकमफेरेंस, यानी पेरीमीटर, यानी वृत्त की परिधि। अच्छा देखो, परिधि और परिमाप दोनों एक ही चीज होता है, लेकिन वृत्त के लिए, सर्कल के लिए हम लोग कभी भी पेरीमीटर जनरली वर्ड नहीं यूज करते, परिमाप वर्ड नहीं यूज करते, हम लोग परिधि वर्ड ही यूज करते हैं, लेकिन दोनों का मतलब सेम होता है ना, परिधि और परिमाप सेम है, लेकिन वृत्त के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ज्यादातर सभी जगह परिधि ही यूज करेंगे, और इंग्लिश में सरकमफेरेंस यूज करेंगे पेरीमीटर के जगह पर, होता दोनों सेम ही चीज है। तो होता क्या है एक्चुअली, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस होता क्या है, तो सरकमफेरेंस या परिधि की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कोई भी वृत्त की जो संपूर्ण लंबाई होती है वही उसकी परिधि या सरकमफेरेंस कहलाती है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो ये आपको एक वृत्त दिख रहा है, अगर आप इस बिंदु पर खड़े हो, ठीक है, अब इस बिंदु पे खड़े हो और इस वृत्त के सीमा पर, मतलब इसके बाहर बाहर आप चलने लगे, है ना, तो इसके बाहर बाहर आप अगर चलोगे तो इसके वृत्त की सीमा पर चलोगे, है ना, तो आप कितना दूरी तय किए, इस वृत्त की जो लंबाई होगी, इस वृत्त की जो लंबाई होगी वही दूरी तो आप तय करोगे, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस, जो वृत्त की लंबाई होगी। अब मान लो यह एक वृत्त है, यह किस चीज से बना है, मान लेते हैं कि यह कोई तार या कोई वायर से बना हुआ है, ध्यान से सुनना समझ में आ जाएगा, कोई तार या वायर से बना हुआ है। अब इस तार को मान लो हम यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है, काट दिए, अब यहाँ से काट के इस तार को हम क्या कर रहे हैं, सीधा कर दे रहे हैं, तो ये एक सीधा तार बन गया ऐसे। तो आप कह सकते हो जो इस तार की लंबाई होगी, ठीक है, इस जो तार की लंबाई होगी वही इस वृत्त की भी लंबाई होगी, क्योंकि इसी तार को आप मोड़कर इस ये वृत्त बना रहे हो, तो ये जो वृत्त को आप अगर खोल दोगे पूरा, तो इस तरीके से अगर तार बन गया, जो तार की लंबाई होगी वही इस वृत्त की लंबाई होगी, हाँ या ना, इतना बताओगे, ये जो तार की लंबाई होगी वही इस वृत्त की लंबाई होगी कि नहीं होगी, है ना, क्योंकि इस वृत्त को ही खोलकर हम तार बना रहे हैं, और तार को ही मोड़कर अगर वृत्त बना रहे हैं तो तार की लंबाई और वृत्त की लंबाई बराबर होगी, और यही जो तार की जो लंबाई होगी उसे ही हम वृत्त का सरकमफेरेंस या संपूर्ण लंबाई परिधि कहते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया, समझ में आया ना। तो ये जो वृत्त का जो सीमा होता है, तो इसकी जो लंबाई होगी इसे ही हम वृत्त की परिधि या सरकमफेरेंस कहते हैं। चलो, इसका यूज क्या पड़ता है, अब देखो इसको मेजर कैसे करते हैं, मान लो अगर पहले देखो, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं, वृत्त के आकार का कोई पार्क है, कोई फील्ड है, आपको उस पर चलने के लिए बोल दिया गया,
तो आप क्या करोगे, यहां से धीरे धीरे चलना स्टार्ट करोगे, इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कितनी दूरी तय की, कितनी दूरी तय की, तो आप क्या करोगे, इस वृत्त का परिधि निकालोगे, है ना, इस वृत्त का परिधि निकालोगे क्योंकि आप इसके सीमाओं पर चल रहे हैं। तो वृत्त का जो लंबाई होगा, जो भी वृत्त का लंबाई होगा वही दूरी आप तय करोगे, और वह दूरी क्या होगा, वह वृत्त का परिधि होगा, सरकमफेरेंस होगा। ये सारी बात समझ में आई या नहीं आई, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें हमें सरकमफेरेंस यानी परिधि निकालना है। ये समझ में आया। चलिए, तो इसको मेजर कैसे करते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पर एक आयत बना दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पर एक आयत बना रहा हूं, यह क्या है, आयत है, तो इसका आप अगर आपसे मैं पूछूं कि परिमाप क्या होगा, परिधि या परिमाप क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इसको स्केल से मेजर कर लोगे, इसको स्केल से मेजर करोगे, बोलोगे ये 4 सेंटीमीटर है, इसको मेजर करोगे ये 2 सेंटीमीटर है, यह 4 सेंटीमीटर है और यह 2 सेंटीमीटर है। तो इसके चारों सीमा को आप जोड़ दोगे, कैसे जोड़े, स्केल से मेजर कर दिए, है ना, स्केल का यूज किए और स्केल से मेजर कर दिए। लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इस वाले सर्कल को आप बताओ कि इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी परिधि क्या होगी, तो आप क्या करोगे, स्केल से आप मेजर कर पाओगे क्या, बताओ हाँ या ना, इसको आप स्केल से मेजर कर पाओगे क्या, स्केल से आप मेजर ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि यह तो पूरा सर्कल है, गोल है, तो आप स्केल से मेजर नहीं कर पाओगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, आपके पास सीधे सीधे एक फॉर्मूला है। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, वृत्त की परिधि को ही वृत्त का परिमाप कहते हैं, मतलब परिधि और परिमाप बिल्कुल एक चीज है। अब परिधि या परिमाप को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है आपके पास, परिधि या परिमाप बराबर 2 पाई आर। क्या कहते हैं, C बराबर 2 पाई आर। ये क्या है, सीधे सीधे एक फॉर्मूला है आपके लिए। ठीक है, तो परिधि या परिमाप को कभी भी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो आप स्केल से उसको मेजर नहीं कर सकते, सीधे सीधे आपके पास एक फॉर्मूला है 2 × पाई × आर, जहां पर आर क्या है, आर इस वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है ना, आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ये समझ में आया। पाई क्या है, पाई का मान कोई बता सकता है क्या, पाई का मान आपका होता है 22/7 या 3.14, 3.14। तो ये दोनों ही मान आपको याद होने चाहिए, पाई का मान 22/7 और पाई का मान 3.14, ये दोनों ही आपको याद होने चाहिए। आपके एग्जाम में हो सकता है कि ये दिया रहे या हो सकता है कि ये नहीं दिया रहे। तो अगर क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप सीधे सीधे वही वैल्यू पुट कर दोगे जो आपके एग्जाम में दिया है। और अगर नहीं सर पाई ऐसे कोई सा भी लिख सकते हैं। हाँ, अगर देखिए, अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि पाई का मान 22/7 है तो 22/7 ही लेना है। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि पाई का मान 3.14 है तो 3.14 ही लेना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, तब आप कोई सा भी ले सकते हो। ये समझ में आया। तो पाई का मान कितना होगा, 22/7 या 3.14। दूसरा चीज, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × पाई × आर, जहां पर पाई क्या है 22/7 आपको पता है और आर क्या है, वृत्त का त्रिज्या है। इतना समझ में आया ना, हाँ या ना, ये बताओ, इतना समझ में आ गया। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अगर वृत्त की त्रिज्या दी गई है तो वृत्त का परिधि आपसे पूछा जा रहा है। चलो, अगर त्रिज्या दिया गया है तो वृत्त का परिधि आपको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करो और जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करो। इस क्वेश्चन के लिए मैं टाइम दे रहा हूं आपको, इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो कॉपी पेन उठाओ और देखो, अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। पाई का मान इस क्वेश्चन में दिया गया है 22/7, तो आपको 22/7 ही लेना होगा। ठीक है, तो अभी अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो और आंसर जल्दी से बताओगे। सर हो गया। अच्छा, हो गया तो फिर वेट करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, बाकी बच्चे आंसर देंगे, फिर पोल को एंड करके इसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो अगर परिधि, अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई है तो वृत्त की परिधि क्या होगी।
अच्छा 10 सेकेंड और है, 10 सेकेंड में पोल को मैं एंड कर दूंगा, 10 सेकेंड में पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 5 सेकेंड और, आखिरी 5 सेकेंड है। 5 4 3 2 1। देखो क्या दिया गया है, वृत्त का त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर, यानी यह रेडियस जो है ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और वृत्त का परिधि आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा यहाँ पर तो एक चित्र बना के दे दिया गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको चित्र बना के एग्जाम में दिया जाए, और चित्र की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है, इमेज की कोई जरूरत भी नहीं है। तो आप क्या कहोगे, परिधि यानी सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस या परिधि को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सी बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, ये सीधे सीधे फॉर्मूला है। 2 का वैल्यू 2 लिख दिए, पाई का मान 22/7 यहाँ पर दिया गया है, पाई का मान देखो यहाँ पर दिया गया है 22/7, और आर यानी त्रिज्या, तो त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आप यहाँ पर 7 को 7 से क्या करोगे, कैंसिल कर दोगे, और यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा बताओ, 2 गुना 22 जैसे ही करोगे तो आपको 44 सेंटीमीटर आएगा, है ना। और देखो क्योंकि ये लंबाई है, परिधि के बारे में क्या बोला गया कि यह एक वृत्त की लंबाई है, तो इसका यूनिट भी सेंटीमीटर होगा। कभी भी आप ऐसा मत लिखना कि सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और फिर बाद में इसे हम लोग डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, 44 सेंटीमीटर इस वृत्त की परिधि होगी। ये बताओ समझ में आया या नहीं आया, ये समझ में आ गया ना, हाँ या ना। अच्छा विजय नहीं समझ में आया, ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से देख लो, अगर सरकमफेरेंस पूछा जाए या परिधि पूछा जाए तो आप क्या करोगे, 2 पाई आर करोगे, फॉर्मूला है ये आपके पास। 2 का मान तो 2 ही लिखोगे, पाई का मान 22/7 दिया गया, और आर का मान 7 लिख दिए, तो 7 से 7 कटेगा, और 2 गुना 22 करोगे तो 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब समझ में आया, अब समझ में आया। चलिए अब होमवर्क नोट करते हैं, ठीक है, इसके आगे की चीज लास्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे, है ना। तो ये रहा आपके पास होमवर्क, तो ये सारे क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज है, यहाँ पेज नंबर दिया गया है और ये क्वेश्चन नंबर दिया गया है ना। तो ये सारे ही क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करने हैं, ठीक है।